एक्सरसाइज 7.4 में देखो बेटा, सबसे पहले हमें यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ना है एनसीआर का। ठीक है, ये फॉर्मूला हम आपको बाइनोमियल थ्योरम में भी बता चुके हैं। ठीक है, एनसीआर क्या होता है बेटा? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, एनसीआर इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, अब देखो इस पर सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है एनसीआर के फॉर्मूले पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो पहले हम इसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक रूल और हम आपको बता दें। अगर क्वेश्चन में एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई लिखा है, ठीक है, अगर हमें गिवन है कि एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, देन यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हो सकती है एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी एक्स और वाई इक्वल हो सकते हैं, और या फिर इसमें सेकंड कंडीशन हो सकती है बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू एन, यानी x और y का सम जो है वो n के इक्वल हो। x प्लस वाई इज इक्वल टू एन, एक्स और y का सम किसके इक्वल हो बेटा? n के इक्वल हो। तो इफ एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, अगर एन सी एक्स की वैल्यू एन सी वाई के इक्वल है, तो या तो x और y इक्वल होंगे, या फिर x और y का सम किसके इक्वल होगा बेटा? n के इक्वल होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका गिवन है वो देखो सेम यही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन है बेटा कि NC8 इज इक्वल टू NC2, ये आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है NC8 इज इक्वल टू NC2, और आपको इसमें NC2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यानी आपको फाइंड करना है, NC2 निकालना है बेटा। ठीक है, तो पहले n निकालना पड़ेगा ना, जब n निकलेगा तभी तो NC2 फाइंड कर पाओगे। तो देखो कैसे निकालोगे n, तो इस फॉर्मूले से जरा कंपेयर कराओ इसको। एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, तो एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई से कंपेयर कराएं अगर इसे, तो क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू एन होगा। और x कितना है बेटा? यहाँ पर ध्यान से देखो, x की वैल्यू क्या है? 8, और y की वैल्यू कितनी है बेटा? 2। x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 2, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है? 8, और y की वैल्यू कितनी है बेटा? 2। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? 8 प्लस 2, और 8 प्लस 2 कितना होता है बेटा? 10। 8 प्लस 2 10। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई यहाँ पर 10। अब जब n आ गया तो अब यहाँ पर आप NC2 निकाल सकते हो। ठीक है, तो NC2 निकालो, यहाँ पर कितना होगा बेटा? NC2 इज इक्वल टू 10C2, n की वैल्यू 10 रख दी तो 10C2। और अब इसमें NCR का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या है बेटा NCR का फॉर्मूला? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो n की जगह 10 है, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, r की जगह 2, और 10 माइनस 2 कितना होता है बेटा? 8, फैक्टोरियल 8। इसे सॉल्व कर लो। ये देखो नीचे फैक्टोरियल 8 है, तो हम क्या करें? फैक्टोरियल 10 में से 10 और 9 को बाहर निकाल लें, तो फैक्टोरियल में कितना बचेगा? 8। जब फैक्टोरियल 10 में से हमने 10 और 9 को बाहर निकाला, तो फैक्टोरियल में कितना बचा बेटा? 8। और फैक्टोरियल 2 को लिख लिया 2 इंटू 1, और यहाँ देखो फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 जो है कैंसिल कर दो बेटा। ठीक है, तो कितना बचा यहाँ पे? ये हो गया 90, और 90 में 2 से डिवाइड किया, 90 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया आंसर? 45। ठीक है बेटा, तो ये आंसर हो गया 45। क्लियर? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बेटा आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें गिवन है 2nc3 रेशियो nc3 इज इक्वल टू 12 रेशियो 1। ठीक है, ये हमें गिवन है और इसमें हमें n निकालना है। ठीक है, n फाइंड आउट करना है इसमें हमें। तो देखो पहले रेशियो में दिया है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2nc3 अपॉन nc3, है ना, रेशियो को अपॉन में लिख सकते हैं, और 12 अपॉन 1। तो 2nc3 अपॉन nc3 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। अब 2nc3 की वैल्यू क्या होगी बेटा? तो फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2n माइनस 3। ठीक है, और इसी तरह nc3 को क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल n माइनस 3, और इज इक्वल टू में कितना? 12। आई बात समझ में? अब यहाँ पर हम फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 को कर देंगे कैंसिल, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करो। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है 2n माइनस 3 और यहाँ 2n है, ऐसे यहाँ पर n माइनस 3 और यहाँ n है। अगर मैं 2n को बाहर निकालूं, ठीक है,
अगर हम इसमें 2n को बाहर निकालें तो 2n माइनस 1 बचेगा बेटा, 2n माइनस 1 भी बाहर निकाल लें तो 2n माइनस 2 बचेगा, और 2n माइनस 2 भी बाहर निकाल लें तो फैक्टोरियल में बचेगा अब 2n माइनस 3। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हमने क्या किया कि फैक्टोरियल में से 2n को बाहर निकाला तो 2n माइनस 1 बचा, फिर 2n माइनस 1 को भी बाहर निकाल लिया तो 2n माइनस 2, और 2n माइनस 2 को भी बाहर निकाल लिया 2n माइनस 3। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फैक्टोरियल में जो भी नंबर लिखा है उसको जब हम बाहर निकालते हैं तो उसमें से 1 माइनस हो जाता है बेटा, और अपॉन में भी 2n माइनस 3 है। ठीक है, इससे क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2n माइनस 3 से 2n माइनस 3 दोनों कैंसिल हो गए। इसी तरह से n को अगर हम सॉल्व करें, n बाहर, n माइनस 1, n माइनस 1 बाहर, n माइनस 2 और n माइनस 2 को बाहर निकाल लिया तो फैक्टोरियल में कितना बचा बेटा, फैक्टोरियल में बचा n माइनस 3, और अपॉन में भी कितना बेटा, फैक्टोरियल में n माइनस 3। तो यहाँ पर फैक्टोरियल n माइनस 3 से n माइनस 3 कैंसिल हो गया बेटा, तो इक्वल में कितना है बेटा, इक्वल में है 12। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो ये ऊपर आ गया 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 एंड 2n माइनस 2, और अपॉन में कितना है बेटा, अपॉन में आ रहा है n, n माइनस 1, n माइनस 2, और इक्वल में 12। ठीक है, n से n कैंसिल कर दो बेटा। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2n माइनस 1 और यहाँ बचेगा n माइनस 1। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा n माइनस 1, और नीचे भी n माइनस 1 और n माइनस 2, और इज इक्वल टू में कितना है 12। तो n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, और 4 से 12 कैंसिल कर दो 3 बार, तो 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2, और इज इक्वल टू में कितना हो गया यहाँ पर, ठीक है ये हो गया 2n माइनस और इज इक्वल टू में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू ये हो गया 3n माइनस 6। ठीक है, 2n को उस साइड ले जाओ, 6 को इधर, तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस 2n, तो कितना बचा, ये हो जाएगा 5, और ये आ गया n, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5। ठीक है, n इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये आंसर हो गया क्लियर। तो n की वैल्यू निकालनी थी, तो इस तरह से हमने यहाँ पर n की वैल्यू निकाली, n की वैल्यू कितनी आ रही है 5। अब इसी तरह से इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी आपको गिवन है 2nc3 रेशियो nc3 इज इक्वल टू 11 रेशियो 1। ठीक है, तो ये भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, इसमें 2nc3 रेशियो nc3 और 11 रेशियो 1 है। ठीक है, तो आप इसी तरह से इसको भी सॉल्व करिएगा। ठीक है बेटा, ओके, तो ये आप होमवर्क में नोट कर लीजिएगा, सेकंड वाला पार्ट इसका क्लियर। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद के पहले हम थोड़ा सा एक फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए कि हम एन ऑब्जेक्ट में से, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट्स को एक बार में लेते हैं तो उसके जो टोटल वेज होते हैं या टोटल परम्यूटेशंस होती हैं वो होती हैं एनपीआर, है ना, परम्यूटेशन में पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, अब इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन की, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम, दैट इज एनसीआर। ठीक है, परम्यूटेशन क्या होते हैं एनपीआर और कॉम्बिनेशन क्या होते हैं एनसीआर। अब समझो कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंट क्या है बेटा। परम्यूटेशन में क्या होता है कि जब हम किसी चीज को कलेक्ट करते हैं तो जो कलेक्शन है वो एक ऑर्डर में होता है, एक सीक्वेंस में होता है बेटा। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट हमने देखो यहाँ पर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस बता रहे हैं और बहुत जरूरी है। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझ ले, तभी आपको समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन लगाना है और किस क्वेश्चन में परम्यूटेशन लगाना है। परम्यूटेशन में जो कलेक्शन होता है वो कैसा होता है, सीक्वेंस में। ठीक है, कैसा होता है, सीक्वेंस में, सीक्वेंस मैटर करता है यहाँ पर, और यहाँ पर सीक्वेंस में नहीं होता है। बात समझ में आई? जैसे कि मान ली यहाँ पर हमने एबीसी को कलेक्ट किया, तो एबीसी का कलेक्शन हुआ ना, यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट को कलेक्ट किया, तो अब इनको अगर सीक्वेंस में रखें तो इनके अलग अलग परम्यूटेशंस बनेंगे, जैसे एबीसी, बीएसी, सीएबी। ठीक है, इस तरह से 3 डिफरेंट परम्यूटेशंस बने ना, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस मैटर कर रहा है कि ए पहले आएगा, बी बाद में, सी बाद में, तो एक सीक्वेंस हो गया।
फिर बी पहले, फिर ए बाद में, सी बाद में, तो एक अलग सीक्वेंस बन गया। तो ये होगा परम्यूटेशन। लेकिन जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन में सीक्वेंस मैटर नहीं करता। यानी कि अगर हम ए बी सी को किसी भी सीक्वेंस में ले लें, ए बी सी को अगर कलेक्ट करना है, और अगर ए बी सी में से हमें केवल ए और बी को कलेक्ट करना है, सपोज ए बी सी को तीनों को कलेक्ट किया तो एक ही तरीका है बस, ओनली वी हैव ओनली वन वे टू कलेक्ट ए बी सी। ठीक है, एबीसी तीनों को कलेक्ट कर रहे हैं तो एक ही तरीका है। यहाँ कितने तरीके थे एबीसी को कलेक्ट करने के? तीन तरीके, तीन डिफरेंट मेथड, लेकिन यहाँ ओनली वन वे होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसमें से केवल टू को चूज करें, ए बी सी में से टू को चूज करें, तो कितने तरीके हो जाएंगे? ए बी, बी सी, सी ए और बी को चूज किया एक तरीका, बी और सी को चूज किया दूसरा तरीका, सी और ए को चूज किया तीसरा तरीका। तो यहाँ पे थ्री वेज हो गए। लेकिन यही काम अगर परम्यूटेशन में करते हम लोग, यानी कि ए बी सी में से टू को चूज करते, तो देखो कितने तरीके हो जाते। यहाँ टोटल हो जाते फिर 6 तरीके बेटा। कैसे हो जाते? 6। तीन तो ये होते ही होते, और फिर हम इनका सीक्वेंस चेंज कर देते, जैसे बी ए, सी बी और ए सी कर देते। तो ये तीन डिफरेंट हो गए, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस मैटर कर रहा ना। तो ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं, तो ये डिफरेंट होगा, ए बी और बी ए डिफरेंट होंगे, परम्यूटेशन में डिफरेंट होंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन में डिफरेंट नहीं होंगे। तो कॉम्बिनेशन अगर बनाए, ए बी सी में से ए और बी का कॉम्बिनेशन, मतलब दो डिजिट का कॉम्बिनेशन, दो लेटर्स का कॉम्बिनेशन बनाए, तो तीन तरीके होंगे, यहाँ पर थ्री वेज होंगे। और यहाँ टोटल कितने वेज होंगे बेटा? टोटल 6 वेज होंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस किसका होता है बेटा? सीक्वेंस का डिफरेंस होता है। ठीक है, इसमें सीक्वेंस में लिखते हैं और इसमें नहीं लिखते। इसीलिए जब भी हम किसी डिजिट को, ठीक है, डिजिट को सीक्वेंस में लगाते हैं, लेटर्स को सीक्वेंस में लगाते हैं, ठीक है, तो इसलिए डिजिट और लेटर्स का परम्यूटेशन होता है बेटा। लेकिन कॉम्बिनेशन में अगर जैसे मान लीजिए कि हम कुछ प्यूपल्स हैं, ठीक है, या कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनमें से हमें एक स्पोर्ट टीम बनानी है, स्पोर्ट टीम के लिए कुछ स्टूडेंट्स को चूज करना है, कलेक्ट करना है, तो वहां पर परम्यूटेशन नहीं होगा, वहां पर कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को तो सीक्वेंस में नहीं लगा पाएंगे ना। ठीक है, स्टूडेंट्स को तो बस कलेक्ट कर पाएंगे, तो इस वजह से वहां पर क्या लगेगा बेटा? कॉम्बिनेशन लगेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, हाउ मैनी कॉर्ड कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट ऑन अ सर्किल। अगर सर्किल पर टोटल 21 पॉइंट्स हैं, तो उनमें से कितने से कॉर्ड ड्रॉ की जा सकती हैं? ठीक है, कितनी कॉर्ड्स ड्रॉ की जा सकती हैं? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। यहां पर आंसर हो जाएगा 21 C2। नंबर ऑफ कॉर्ड्स इज इक्वल टू 21 C2। क्यों हो गया? क्योंकि ध्यान दो, कितने भी पॉइंट यहां पर बने हो, कितने भी पॉइंट, अगर हमें कॉर्ड ड्रॉ करना है, सबसे पहले तो मैं सर्किल ड्रॉ कर लूं। ठीक है, सर्किल पर पॉइंट्स है ना, क्योंकि तो मान लीजिए ये सर्किल है हमारे पास। ठीक है, अब सर्किल पर यहाँ पर 21 पॉइंट है। ठीक है, अब 21 पॉइंट है, हमने मान ली कितने भी पॉइंट हो, अगर हमें कॉर्ड ड्रॉ करना है तो हमें एक बार में 2 पॉइंट्स को चूज करना पड़ेगा। मान लो इस पॉइंट को मिलाते हुए एक कॉर्ड ड्रॉ हो गई। ठीक है, तो कितने पॉइंट लेने होंगे एक बार में? 2 पॉइंट्स, क्योंकि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर एक कॉर्ड बनती है। तो 21 में से कितने पॉइंट सिलेक्ट करेंगे बेटा? 2 पॉइंट्स। तो यानी कि कितने टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स बन सकते? मान लो इन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट किया तो एक कॉर्ड बन गई, इन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करें तो दूसरी कॉर्ड बन जाएगी, इन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करें तो तीसरी कॉर्ड बन जाएगी। तो इस तरह से यानी कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट किस पर डिपेंड करेंगी? सिलेक्शन पर। तो 21 C2, 21 में से 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करना। और यहाँ देखिए कोई सीक्वेंस का काम तो है नहीं, मान लो ये 2 पॉइंट सिलेक्ट किए तो इनमें सीक्वेंस तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगेगा 21 C2। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये इसका आंसर आ जाएगा 21 C2 का। ये देखो फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 21 माइनस 2 यानी 19। 21 को बाहर निकाल लो, 20 बचेगा, 20 को बाहर निकाला तो फैक्टोरियल में 19 बचेगा बेटा। और यहाँ पे 2 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, और ये 19, तो 19 से 19 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 21 इंटू 10 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 210। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर आ गया नंबर ऑफ कॉर्ड्स का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा क्या गिवन है। Question number 4 given है, in how many ways can a team of 3 boys or 3 girls be selected from 5 boys and
4 गर्ल्स। यानी कि हमें 3 बॉयज और 3 गर्ल्स में से, ठीक है, कि एक टीम सिलेक्ट करनी है, कितने में से, 5 बॉयज में से और 4 गर्ल्स में से। ठीक है बेटा, तो कितने तरीके से हम ये टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो बात को समझो ध्यान से। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ध्यान से कि टोटल 5 बॉयज हैं। बॉयज कितने हैं आपके पास, टोटल 5 बॉयज हैं। और गर्ल्स कितनी है बेटा, गर्ल्स हैं 4। ठीक है, गर्ल्स 4 है। आपको जो टीम बनानी है वो बनानी है 3 बॉयज की और 4 गर्ल्स की। यानी 5 बॉयज में से आप 3 बॉयज को सिलेक्ट करोगे और 4 गर्ल्स में से आप 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो टोटल वेज, टोटल वेज कितने होगा बेटा टीम बनाने के, 5 बॉयज में से कितने सिलेक्ट करना है बेटा, 3। तो 5 बॉयज में से 3 सिलेक्ट करने कुल टाइप होगा 5C3। और 4 बॉयज में से 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट करना है तो 4C3। इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये वर्क हमें एक साथ करना है, क्योंकि टीम में एक साथ लेना है हमें। ठीक है, 5 बॉयज में से 3 बॉयज लेने हैं और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स लेनी है। तो 5C3 इंटू 4C3 ये हो गया। ठीक है बेटा, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए 5C3 और 4C3 को, तो इसका आंसर आ जाएगा 5C3 का कितना होगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, और अपॉन में 5 माइनस 3 कितना होगा 2, और 4C3 कितना होगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, और 4 माइनस 3 कितना होगा 1। तो ये देखो यहाँ पर 5 4 और ये 3 बचा। ठीक है, अपॉन में फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 को लिख देंगे 2 इंटू 1, तो ये फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, और यहाँ पर 4 बाहर निकाल लिया तो फैक्टोरियल 3 बचा, और यहाँ भी फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल। तो ये आ गया 20 अपॉन 2 और इंटू में कितना 4। ठीक है, 2 से 4 कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स, तो ये आ गया आंसर इसका 40। ठीक है, तो टोटल 40 तरीके से जो है 3 बॉयज और 3 गर्ल्स की एक टीम जो है डिसाइड की जा सकती है आउट ऑफ 5 बॉयज और 4 गर्ल्स में से। क्लियर बेटा, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड अ नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स। ठीक है, 9 बॉल्स सिलेक्ट करनी है। ठीक है, फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स और 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। ठीक है, जबकि हर कलर की कितनी बॉल्स लेनी है बेटा, 3 बॉल्स लेनी है। तो देखो यही मैं आंसर बता देता हूं आपको, 6 रेड है, 5 वाइट है और 5 ब्लू है। तो 6 रेड में से 3 उठाओगे, 5 वाइट में से 3 लोगे और 5 ब्लू में से 3 लोगे। तो 6 रेड में से अगर आपने 3 ली तो 6C3, और 5 वाइट में से 3 ली तो 5C3, और 5 ब्लू में से 3 ली तो 5C3, और टोटल 9 लेनी है तो हम इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना प्लस नहीं करते यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो वर्क हो रहा है ये पूरा का पूरा एक साथ हो रहा है, जो भी सिलेक्शन है एक साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा कि हमने पहले 3 उठाई वो हो गया काम, फिर बाद में 3 चूज की, फिर बाद में 3 नहीं, एक साथ चूज करना है टोटल 9 बॉल्स, तो इसलिए हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 6 रेड में से 3 तो 6C3, 5 वाइट में से 3 उठाई तो 5C3, और 5 ब्लू में से 3 उठाई बेटा तो 5C3 इसमें हो गया। क्लियर, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बेटा 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, कार्ड्स तो सब जानते होंगे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना। ठीक है, तो प्लेइंग कार्ड्स में 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, डिटरमाइन द 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। हमें क्या करना है, 5 कार्ड चूज करने हैं, किसमें से 52 कार्ड्स में से, टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, तो उसमें से 5 कार्ड्स को हमें यहाँ पर चूज करना है इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस। ठीक है, जबकि उसमें एग्जैक्टली 1 एस हो इन ईच कॉम्बिनेशन, हर कॉम्बिनेशन में एक एस होना चाहिए, यानी कि इन 5 कार्ड्स में एक एस का कार्ड होना चाहिए। तो बेटा टोटल एस के 4 कार्ड होते हैं, ध्यान रखना। एस के कितने कार्ड होते हैं बेटा, एस के 4 कार्ड होते हैं, ये ध्यान रखना टोटल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इन 4 कार्ड में से एक कार्ड तो चूज करना ही करना है ना आपको, 4 में से एक तो चूज करना ही है, तो 4C1 हो गया। बात समझ में आई,
इन 4 कार्ड में से एक कार्ड आपको एग्जैक्टली 1 कार्ड चूज करना ही करना है हर कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और 4 एस के कार्ड होते हैं, उसमें से आपको 1 चूज करना है, तो देन 4C1। अब बाकी कितने कार्ड्स बचे बेटा, रिमेनिंग कार्ड्स बताओ कितने हो गए रिमेनिंग कार्ड्स। जब 52 में से आपने 4 निकाल लिए तो कितने बचे बेटा, 52 माइनस 4, तो यानी कि 48 कार्ड्स बचे अब, ठीक है। क्यों 4 क्यों निकाल दिए मैंने, क्योंकि हम एक एस का कार्ड सिलेक्ट कर चुके और हमें एक से ज्यादा कार्ड सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि उसमें लिखा है एग्जैक्टली 1, ठीक है। यानी एक ही कार्ड सिलेक्ट करना है, एक से ज्यादा कार्ड हमें सिलेक्ट नहीं करना है, तो इसलिए अब हम और ज्यादा एस सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो इनको बाहर कर दो। तो 52 में से 4 गए तो 48। अब जो 48 कार्ड्स बचे हैं, इनमें से हम बाकी के बचे हुए 4 कार्ड सिलेक्ट करेंगे बेटा, क्योंकि टोटल थे 5 कार्ड्स, तो 5 में से एक एस का सिलेक्ट कर ही लिया हमने। अब कितने कार्ड्स और सिलेक्ट करने हैं बेटा, 4 कार्ड्स और सिलेक्ट करने हैं, तो 4 कार्ड्स किस में से सिलेक्ट होंगे, 48 में से, तो 48C4 आया समझ में। तो 1 कार्ड पहले हमने एस में से सिलेक्ट किया, तो 4 एस के कार्ड में से 1 कार्ड सिलेक्ट हुआ, तो 4C1। और उसके बाद जब 4 कार्ड हम एस की निकाल दें, तो 52 में से 4 माइनस किया तो ये बचा 48। तो 48 रिमेनिंग कार्ड्स में से हम बाकी के बचे हुए 4 कार्ड सिलेक्ट करेंगे बेटा, तो 48C4 ये आंसर हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करके इसका मल्टीप्लाई कर देना तो आंसर आ जाएगा। और काफी बड़ा नंबर आ रहा हो तो उसको ज्यादा सॉल्व करने की आपको जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर बड़ा नंबर आ रहा हो तो देख लेना सॉल्व करके, क्लियर। इसके बाद ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 है, इन हाउ मेनी वेज वन कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ फ्रॉम 17 प्लेयर्स। 17 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स की क्रिकेट टीम सिलेक्ट करनी है, विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल, इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। देखो अब इसमें क्या कह रहा है कि टोटल 17 प्लेयर्स हैं और 17 प्लेयर्स में से 5 बॉलर्स हैं, 5 क्या है, बॉलर्स हैं, विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल, ठीक है। तो टोटल 17 है और टोटल 17 में से बॉलर्स कितने हैं बेटा, बॉलर्स हैं यहाँ पर 5, ठीक है। अब आपको जो 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है उसमें ठीक ठीक 4 बॉलर होने चाहिए, 4 बॉलर्स तो होने ही चाहिए। तो 4 बॉलर्स आप किस में से चूज करोगे बेटा, 5 प्लेयर्स में से चूज करोगे ना, क्योंकि 5 ही प्लेयर बॉल कर सकते हैं, तो इसलिए 5C4 बात समझ में आई। 5C4 क्यों, क्योंकि इन 5 प्लेयर्स में से ही हमें 4 बॉलर्स को चूज करना चाहिए पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली हमें 4 बॉलर्स चाहिए बेटा। तो 5 प्लेयर्स में से 4 बॉलर्स को चूज किया, क्योंकि यही प्लेयर बॉल कर सकते हैं, तो 5C4 हो गया। अब बाकी कितने प्लेयर बचे बेटा, रिमेनिंग कितने बचे, तो टोटल 17 थे, 17 में से 5 माइनस कर दिया, तो अब बचे रिमेनिंग, रिमेनिंग बचे यहाँ पर 12, है ना। रिमेनिंग कितने हैं, 12 प्लेयर्स। अब इन 12 में से कितने चूज करने हैं बेटा, टोटल 11 चाहिए थे, 11 में से 4 कलेक्ट कर चुके हम, अब कितने बचे, 7 बचे ना। तो अब इन 12 में से 7 को कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो 7 प्लस 4 11 हो जाएगा और 12 प्लस 5 17 हो जाएगा। टोटल 17 प्लेयर थे, लेकिन ये दो पार्ट में थे, 5 बॉलर्स थे और 12 अदर प्लेयर्स थे, ठीक है। तो 5 बॉलर्स में से हमें 4 को चूज करना था, तो 5C4 हो गया। और बाकी के जो 12 अदर प्लेयर बचे, उनमें से बाकी के बचे हुए 7 प्लेयर्स को चूज करना है, तो 12C7। तो टोटल अपने पास 7 प्लस 4 11 प्लेयर्स हो गए, ठीक है बेटा। इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो टोटल वेज आ जाएंगे कि कितने तरीके से इस क्रिकेट टीम बनाई जा सकती है बेटा। ओके क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 समझो। 8th है, अ बैग कंटेन 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल्स। 5 ब्लैक बॉल्स हैं बेटा और 6 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ बेस इन विच 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड। बिल्कुल सिंपल, 5 ब्लैक में से 2 ब्लैक लेना है, 5C2, ठीक है। 5 ब्लैक में से 2 ब्लैक चूज करने के टोटल तरीके कितने हो गए, 5C2। और 6 रेड में से 3 रेड चूज करना है, 6 रेड में से 3 रेड चूज करना है, तो 6C3, ठीक है। 5 ब्लैक में से 2 ब्लैक चूज करने के तरीके 5C2 और 6 रेड में से 3 रेड चूज करने के तरीके 6C3 होगा बेटा, क्लियर। तो ये आंसर हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्स
are available and 2 specific course are compulsory for every student। अब देखो एक क्या है, एक प्रोग्राम में स्टूडेंट को 5 कोर्स सिलेक्ट करने हैं और टोटल 9 कोर्स अवेलेबल है, लेकिन 2 स्पेसिफिक कोर्स जो है कंपलसरी है। अब जैसे बेटा आप लोग 11th में आए तो आपको क्या करना पड़ा होगा, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ा होगा कि आपको मैथ लेना है, बायो लेना है, आर्ट साइड लेना है, ठीक है, ये आपके पास सिलेक्शन थे। लेकिन आप देख रहे होगे चाहे आप मैथ लेते, चाहे बायो लेते, चाहे आर्ट साइड लेते, इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी थी। हिंदी और इंग्लिश कैसी थी बेटा, कंपलसरी, यानी कि ये 2 सब्जेक्ट तो आपको चूज करने ही पड़ते। तो वैसा ही यहाँ पे किसको 5 कोर्स लेना है और 9 कोर्स में से 5 चूज करना है, लेकिन 2 कंपलसरी है इसके लिए। जैसे हमारा सपोज दैट हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है इसके लिए, बात समझ में आ रही है? तो ये तो 2 तो इसको चूज करना ही करना है। तो इसका मतलब इन 2 पर तो कोई चॉइस होगी नहीं, जो 2 उसने स्पेसिफिक हैं जो चूज करना ही करना है, इनकी तो चॉइस है ही नहीं ना। क्या आपको पूछा गया कि हिंदी और इंग्लिश चूज करना है कि नहीं करना? नहीं पूछा गया, क्योंकि उसकी तो चॉइस ही नहीं थी। तो जिनकी चॉइस होगी बेटा वही तो चूज कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इन 9 में से 2 माइनस कर दो और इस 5 में से 2 माइनस कर दो। बात समझ में आई? 9 में से 2 माइनस कर दो और 5 में से 2 माइनस कर दो। क्यों कर दो 2 माइनस? क्योंकि 2 कोर्स तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है बेटा। इन 9 में से हिंदी इंग्लिश को तो हमें चूज करना ही नहीं है, जो बाकी के 7 बच्चे हैं उनमें से चूज करना है। और ऐसे ही यहाँ 5 में तो 2 हो ही चुके चूज, है ना, हिंदी इंग्लिश तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, अब आपको 3 कोर्स सिलेक्ट करना है, कितने में से? 7 में से। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? 7C3। आंसर होगा 7C3। बात समझ में आई क्यों हमने इसको हटाया? क्योंकि जो चीज कंपलसरी है बेटा, जो चीज ऑलरेडी है, एग्जिस्ट कर रही है, उस पे हम कोई भी उसका कलेक्शन नहीं करते। उसका कलेक्शन करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसे हमें चूज करना ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास चूज करने का उसको। ठीक है, वो तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो जो चीज ऑलरेडी सिलेक्टेड है उसे आप माइनस कर दो, तो इन 9 में से वो 2 कोर्सेज माइनस हो जाएंगे और इस 5 में से भी 2 कोर्सेज माइनस हो जाएंगे। यहाँ बचेगा 7 और यहाँ 3, तो 7C3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। क्लियर?